अब बड़ी खबर नेपाल से, जहां अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसके लिए जनसी प्रतिनिधियों की आर्मी चीफ के साथ एक निर्णायक चर्चा होगी। खबर है कि सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भी इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। अब जेनजी प्रतिनिधियों ने अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम अंतरिम रूप से दिया गया है और सुशीला कार्की को काठमांडू के मेयर और जेनजी आंदोलन का चेहरा बन चुके बालेंद्र शाह ने भी समर्थन दे दिया है। आज ये माना जा रहा है कि आर्मी चीफ के साथ बैठक शुरू होने से पहले जेनजी आंदोलनकारियों के बीच इस नाम को लेकर सहमति बना ली जाएगी और उसके बाद सेना प्रमुख से चर्चा के बाद इसे औपचारिक रूप से आगे रखा जाएगा। आर्मी चीफ और जेनसी नेताओं के बीच निर्णायक बैठक से पहले पूर्व जस्टिस Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. सुशीला कार्की ने बयान दिया है। सुशीला कार्की ने कहा कि वो तो राष्ट्रहित में काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाली युवाओं ने उन पर जो भरोसा जताया है उससे वो अभिभूत है। 71 साल की कार्की ने कहा कि जेनसी समूह ने मुझ पर थोड़े समय के लिए सरकार का नेतृत्व करने का भरोसा जताया। मैं राष्ट्रहित में काम करने के लिए तैयार हूं। अड़तालीस घंटे तक हिंसा और आगजनी, धधकती सुलगती इमारतों की इन तस्वीरों के बाद जेनजी आंदोलन अब जिस चेहरे पर सहमत होता दिख रहा है वो है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की। बुधवार शाम तक नेपाल में अंतरिम सरकार के मुखिया की रेस में 4 नाम थे। पहला सुशीला कार्की, दूसरा नाम था काठमांडू के मेयर बालेंद्र उर्फ बालेन शाह, तीसरा नाम सागर ढकाल का था, जबकि धरान के मेयर हरका सांगपांग का नाम भी चर्चाओं में रहा। जेनजी नेपाल के सोशल मीडिया पोल के मुताबिक ऑनलाइन वोटिंग में सुशीला कार्की को 58%, बालेन शाह को 32%, सागर ढकाल को 7% और हरका सांगपांग को 1.8% वोट मिले। हालांकि सुशीला कार्की का नाम सामने आने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर के पास उनका विरोध करने के लिए कुछ युवा भी सामने आए, लेकिन देर शाम तक बालेन शाह ने सुशीला कार्की का समर्थन करके एक तरह से यह तय कर दिया है कि नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की के पास आने वाली है। बालेन शाह ने अपनी समर्थन वाली चिट्ठी में लिखा, कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए चुनाव करवाएगी। इस अंतरिम सरकार का काम है चुनाव करवाना और देश को नया जनादेश देना। आपका ये प्रस्ताव अंतरिम सरकार चुनाव का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की जी को पूर्ण समर्थन है। मैं आपकी समझ, विवेक और एकता का तहे दिल से सम्मान करना चाहता हूं। काठमांडू में जेनजी समूह का एक धड़ा अभी भी सुशीला कार्की के नाम पर सहमत नहीं है। वो किसी युवा को नेतृत्व देने के पक्ष में है। हालांकि बालेन शाह के समर्थन के बाद अब करीब करीब यह तय है कि सुशीला कार्की ही अंतरिम सरकार की मुखिया होंगी। आर्मी उनके नाम पर सहमति बनाने की कोशिशों में जुटी है। सुशीला कार्की की छवि साफ सुथरी है। 73 साल की सुशीला कार्की बीएचयू में भी पढ़ी है। 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए। 2017 में सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। महाभियोग प्रस्ताव का जनता ने कड़ा विरोध किया था। जनता के दबाव में महाभियोग प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की वजह से वो युवाओं की पसंद बनी। सुशीला कार्की नेपाल में एक ऐसे आंदोलन के बाद कमान संभालने वाली हैं जो नेपाल के इतिहास के सबसे उग्र आंदोलनों में से एक रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से है, जहां पर आज कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। सुबह 6 से लेके 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, जिसके बाद सड़कों पर दुकानों में चहल पहल नजर आई। और आज शाम को भी कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील देने का ऐलान किया गया है। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल में खाने पीने के सामान का संकट खड़ा हो सकता है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक नेपाल में सरकार न होने की स्थिति में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर गंभीर संकट होता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 3 दिनों में बंद और आगजनी के चलते देश में कालाबाजारी की आशंका है।
अब आम उपभोक्ताओं तक अनाज और खाने पीने का सामान कैसे पहुंचे, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे हालात में रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजों की भारी किल्लत हो सकती है और इनके दाम भी बढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर 5 राज्यों में रेड के बाद टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है और अब तक 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, जिनमें से दिल्ली से 2 संदिग्ध आतंकी अरेस्ट हुए तो दिल्ली से आफ्ताब सूफियान को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार और आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। अब इसके अलावा रांची से असहर दानिश की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये मॉड्यूल बड़े आतंकी हमले की साजिश में जुटा हुआ था, जिसमें 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनके पास से हथियार और आईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। और हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, आपके पास और क्या जानकारी है? ये नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा था और साथ ही साथ इनके क्या कनेक्शन विदेशी किसी संगठन के साथ भी पकड़े गए हैं? देखिए, इसमें अभी दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों में रेड की जा रही है। अभी भी वो रेड जो है चालू है और जिसपे केंद्रीय जांच एजेंसियां भी जो है शामिल हैं। और आपको बता दें कि अब तक 5 संदिग्ध आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली, मुंबई, झारखंड, इन 3 राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है। फिलहाल इनके पास से जो है अभी भी जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं। आईडी बनाने का सामान जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिकवर किया है। फिलहाल पुलिस अब जो है इनसे पूछताछ कर रही है। कुछ इसमें और संदिग्ध जो है अभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। माना जा रहा है इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दरअसल ये एक पूरा टेरर मॉड्यूल है जो कि बताया जा रहा है कि आईएसआईएस से इसके लिंक हो सकते हैं। इन लोगों को का काम जो है आईडी के जरिए ब्लास्ट करने का भी प्लानिंग थी। साथ ही साथ आईएसआईएस के लिए जो दूसरे लोग हैं उनको जोड़ना था। फिलहाल ये स्लीपर सेल की एक भूमिका में थे। फिलहाल पुलिस जो है लगातार अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसमें एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े और अहम खुलासे कर सकती है। पुलिस ये जानना चाह रही है जैसा कि सोनू बता रहे हैं कि एक आईएसआईएस मॉड्यूल है, यानी कि ये विदेशी आतंकी संगठन है जिसका मॉड्यूल काम कर रहा था और स्लीपर सेल के यानी स्लीपर सेल के ये तमाम आतंकवादी थे जो एक दूसरे के साथ आईएसआईएस मॉड्यूल के जरिए जुड़े हुए थे और इनको एक बड़े घटना को अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए।